हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग अंतिम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि लास्ट होगा वॉल्यूम 1 एडुटेरिया का। ध्यान दीजिएगा, एडुटेरिया प्रकाशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। वॉल्यूम 1 का 15 प्रैक्टिस सेट अब आज हम लोग लगाने वाले हैं, जो कि 15 ही प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया था। तो 1 से लेकर 14 तक इसमें हम लोगों ने लगा लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ पर आप लोग रिवीजन फटाफट स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस रिगार्डिंग मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा। और भी टॉप प्रकाशन जितने भी हैं सभी का मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊंगा। तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जो कि वॉल्यूम 1 का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, 15 प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे, जो कि इस वॉल्यूम 1 का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर आज लास्ट है, अंतिम है। तो देखेंगे इसका यह सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का अनुरोध है कि सेशन को एक बार लाइक कर दें और अपने ग्रुप में एक बार शेयर भी जल्दी से कर दीजिए फटाफट। तो देखिए, चलते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, जिसको हेली शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ध्यान देंगे, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन खजुराहो आपको एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। उड्डयन मंत्री देखिएगा, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो में हेली समिट 2023 और उड़ान का उड्डयन किया। इस सम्मेलन का थीम जो है कि अंतिम मील का पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। यह जो है कि आपको महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी बचत योजना है। इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना। तो घाना आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, घाना जो है कि घाना देश जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित अत्यधिक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको मिगुएल डियाज कैनेल को कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ, किसके, क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, ये भी जानेंगे हम लोग। तो क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाती है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। और क्यूबा की मुद्रा का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यूबन पेसो। ठीक है, क्यूबन पेसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ये क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं कौन, मिगुएल डियाज कैनेल। अगला प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है, देखिएगा 5 का बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, हसमुख अधिया। ठीक है, हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित है। इसके लिए अध्यक्ष जो है कि हसमुख अधिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। 3D तकनीक से निर्मित है आपको ये भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। ये बेंगलोर में पड़ता है। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम क्या था। 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ठीक है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का ये थीम था आपको, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये अगर पूछता है तो इसका डेट याद रखेंगे 21 मार्च को। साथ साथ ये भी पॉइंट को नोट करते चलेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का कवर होगा, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना है और प्रश्न के अंतिम सेट के अंतिम तक बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई है। तो IIT कानपुर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको मनाने की जो शुरुआत की गई 2016 से की गई है। कब से? 2016 से इसकी शुरुआत की गई है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बनाने की। 14 अक्टूबर याद रखेंगे डेट इसका। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा दोस्तों, शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है कि यह पुरस्कार जो है कि सूर्य वामसन के लिए दिया गया है। सूर्य वामसन, यह जो है आपको पुरस्कार जो दिया गया है सूर्य वामसन के लिए दिया गया है। और से ये जो है कि इसकी पुरस्कार की जो 2022 के लिए जो चुना गया है पुरस्कार है तो सुश्री शिवशंकरी को चुना गया है। और सरस्वती सम्मान भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 11 का सी हो जाएगा, 15,000 पर सीमित कर दिया है। क्या है आपको, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 जो आपको आया है, ये पेंशन योजना एक आया है। इसमें आपको अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित किया गया है, तो 15,000 पर। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म में है। ध्यान दीजिएगा, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्म में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी की ये किस्म में है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुक में आपका देखिएगा कपास दिया है जो कि गलत है ये। ठीक है, कॉफ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिएगा मानस, धनसिद्धि और सुबनसिटी। 13 का आपको देखिएगा इनमें से कोई नहीं आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपको तीनों जो है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वायुजनित रोग के उदाहरण है। वायुजनित रोग का उदाहरण पूछ रहा है इनमें से। तो देखिएगा खसरा जो होता है ये कि जनित रोग हो जाता है। खसरा वायुजनित रोग वायु संचरण के द्वारा फैलने वाले संक्रमण है ये, जैसे कि आपको चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक आदि, इसमें जो कि आप ये सब उदाहरण में आपको आ जाते हैं जो वायुजनित रोग होते हैं। मलेरिया आपको मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड होगा आपको दूषित जल पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। कौन से जिले में आपको नहीं पाए जाते हैं। तो 15 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांका जिला। ठीक है, आपको बांका जिला ध्यान दीजिएगा, बांका जिला यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, जहाँ आपको आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। किशनगंज में देखिएगा, पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, किशनगंज में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको बांका जिला में नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन। तो 16 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षक। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं पूछ रहा है, तो माध्यमिक शिक्षक यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के देखिएगा अनुच्छेद 169 के अनुसार, कितना अनुच्छेद 169 याद रखेंगे। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसकी गठन की शक्ति संसद के पास है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। जैसे कि आपको कौन कौन शामिल है, विधानसभा के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक, ये सभी शामिल होते हैं। ध्यान देंगे, सभी का याद रखेंगे आप लोग कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसमें। विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। 338 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपको कितने अनुच्छेद में है देखिएगा, 338 अनुच्छेद याद रखिएगा। साथ साथ देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपको 338 के क में आता है। ठीक है, 338 के क में याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आता है 338 के ख में आता है। राजभाषा आयोग आपको आता है, ये आपको 344 अनुच्छेद में। सारे का आपको आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। देखिएगा राष्ट्रपति जो है आपको, जैसे कि कला के क्षेत्र में, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्र में जो 12 व्यक्ति को मनोनयन संबंधी प्रावधान जो मनोनयन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, कितना, अनुच्छेद 80 भी याद रखेंगे, के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा की यह बात किया जा रहा है, राज्यसभा में, राज्यसभा में जो है 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनका कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में अहम योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही नहीं है, यानी कि गलत की इसमें से पहचान करना है। देखिएगा राज्यसभा की संरचना 19 का हम लोग देखेंगे। देखिएगा राज्यसभा की संरचना अभी ही जस्ट मैंने ऊपर बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। लोकसभा की संरचना 81 अनुच्छेद के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ये भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 बोल रहा है, ये गलत है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 56 नहीं 52 याद रखेंगे। अनुच्छेद कितना, 52 के तहत होता है राष्ट्रपति का पद। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा था यहाँ से ध्यान देंगे। साथ साथ दोस्तों कि एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ये सरला लम पहला सरला। ठीक है, ये देखिए स से आपको 79 79 संसद का गठन जो होता है आपको अनुच्छेद 79 के तहत है। र से आपको राज्यसभा 80 और ल से आपको 81 हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, सरला से याद रखिएगा, ये ट्रिक बना करके इस प्रकार से याद रहेगा आप लोगों को। 79 में आपको संसद आता है अनुच्छेद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। आपात स्थिति जो आपको प्रथमता जो होती है कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 5 के प्रावधानों के तहत संसद के द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तित नहीं रहेगी। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति 21 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। देखिएगा दोस्तों, जो भी आप लोग प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट में करते चलेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता जाए साथ साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। 21 है। प्राक्कलन समिति के अगर सदस्य की बात की जाए इसमें कि कितने सदस्य होते हैं, तो 30 याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और वहीं आपको लोक लेखा समिति में अगर पूछ देगा तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि आपको 22 सदस्य में आपको 15 सदस्य आपको लोकसभा से जाते हैं और 7 सदस्य जाते हैं ताकि टोटल राज्यसभा से। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। किसी भी राज्य में पूछ रहा है मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी यहाँ से राइट हो जाएगा, टोटल 12 हो सकती है। ठीक है, देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में जो उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, 164 के क में, 164 के क में दिया गया है। इसके अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15% होगा, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होगी, तो कम से कम आपको 12 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है राज्य वित्त आयोग क्या है। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था है ये एक, क्या है, संवैधानिक संस्था। ध्यान दीजिएगा, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के झ में पंचायत से संबंधित एवं भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के म में नगर निकाय से संबंधित वित्त आयोग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। ध्यान देगा, क्वेश्चन आपको ये कंफ्यूज कर देता है कि थी यहाँ पूछ रहा है कि कितनी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, यानी कि पहले के बारे में पूछ रहा है। 24 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, 8 थी उस समय। ठीक है, 8। मूल संविधान में कुल देखिएगा 22 भाग हैं। अगर भाग की बात की जाए तो भाग कितने हैं, टोटल 22 हैं आपको।
मूल संविधान में अभी। वर्तमान में अभी अगर देख दिया जाए तो उस समय 22 था, 25 है, ठीक है, 25 भाग वर्तमान में देता है, इसमें इस प्रकार से दिया है, ठीक है। 8 अनुसूची देखिएगा, 8 अनुसूची उस समय थी और अभी अगर किया जाए बात तो कितना है, 12 अनुसूची है, याद रखेंगे इसको। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 395 ही आपको सब जगह देता है, लेकिन साथ साथ अगर करंट में अभी पूछ दे तो वर्तमान में तो 470 भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ज़्यादातर 395 ही देता है, 470 भी माइंड में रखेंगे आप लोग कि अनुच्छेद आपको इतना है अभी टोटल, ठीक है। तो कितना कितना हो गया, पहले मूल संविधान में आपको अनुसूचियाँ 8 थी, अभी थी उस समय 12 अभी है, 22 भाग है उस समय, अभी 25 भाग दे रहा है, ठीक है। 395 अनुच्छेद उस समय था और अभी 470, इसको सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है कौन सी समिति? तो 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति आपको चुनाव सुधार से संबंधित है। वहीं हम लोग जीवी के राव समिति की बात करें हम लोग, तो ये आपको ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैसे संबंधित है। ग्रामीण विकास भी और गरीबी उन्मूलन भी दोनों आ जाता है, ठीक है। अशोक मेहता समिति याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो है आपको पंचायती राज का प्रशासन ढांचा से संबंधित है, पंचायती राज से। और एल.एन. सिंघवी समिति जो है यह भी पंचायती राज का, ये सशक्तिकरण से संबंधित है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई थी? तो देखिएगा 26 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिएगा पीर मोहम्मद मुनीस है, ये पीर मोहम्मद मुनीस जो है आपको, ये चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, ये लिखा था, ठीक है। पीर मोहम्मद मुनीस यहाँ पे क्या कह रहा है, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर पीर मोहम्मद मुनीस का अगर बात की जाए तो इन्होंने आपको चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के बारे में अगर देखा जाए तो ये भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन लिखा। और जाकर के शिव पूजन सहाय की अगर बात की जाए तो इन्होंने विभूति लिखा, ठीक है, विभूति याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा आपको यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ध्यान दीजिएगा, एकमात्र भारत का यहूदी वायसराय कौन था? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रेडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय आपको था, यहूदी था ये, लॉर्ड रेडिंग, याद रखेंगे नाम इसका। ये 1921 से 26 तक रहा था। कब से कब तक? 1921 से इसका 26 तक कार्यकाल रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और इनके इससे रिलेटेड पॉइंट है कि ये इनके कार्यकाल में मोपला विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुआ, चौरी चौरा कांड भी इन्हीं काल में, काकोरी कांड भी इसी के कार्यकाल में, स्वराज पार्टी का गठन भी, आदि सब आपको घटनाएं जो घटी लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही घटी थी, 1921 से 26 के बीच है। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में थे, ये 1905 में इनके कार्यकाल में आपको लॉर्ड कर्जन जो थे आपको, तो इस समय आपको ये बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर के, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में? देखिएगा, खेतिहर मजदूर, साहूकार, शिक्षित वर्ग, कृषक या जमींदार, इन सब में से देखेंगे हम लोग तो किसने भाग नहीं लिया था? तो 29 का देखिएगा, इसमें आपको साहूकार हो जाएगा, नहीं लिया था। 3 नंबर शिक्षित वर्ग आपको नहीं लिया, फिर आपको इसके बाद 5 नंबर हो जाएगा आपको जमींदार, ये तीनों ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है कि उनकी विशेषता नहीं है इनमें से। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय स्वायत्ता आपको, फिर द्विसंसदीय विधानमंडल, फिर अखिल भारतीय संघ, ये तीनों आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो आया था ये आपको सब विशेषता इसमें से है। लेकिन केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन ये आपको नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। देखिएगा बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था, तो इसका छोटा डेट याद रखिएगा, क्योंकि छोटा डेट के साथ आपको एग्जामिनेशन में आपको पूछता है। बीपीएससी का ये काफ़ी अच्छा फेवरेट ही क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछता है लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका देखिएगा राइट हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के 17वें अधिवेशन कलकत्ता में शामिल हुए थे, जबकि गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में जो आए थे, 1924 में ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपको गांधी जी एक बार आपको अध्यक्ष बने थे। लेकिन पूछ रहा है महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन यहाँ से आपको 1901 वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ पर देखिएगा बढ़ते क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 33 का पहले हो जाएगा। देखिएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट मार्च 1930 हो जाएगा, यहाँ से मार्च 1930 से। दिल्ली समझौता आपको देखिएगा फिर आपको 5 फरवरी, ध्यान दीजिएगा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। देखिएगा ये आपको पहले हो जाएगा 1 नंबर, फिर जाकर के आपको 4 नंबर हो जाएगा 5 फरवरी 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता हुआ था। फिर उसके बाद कौन सा हुआ था समझौता, फिर उसके बाद देखिएगा सांप्रदायिक पंचायत आया 16 अगस्त 1932 को। फिर उसके बाद जाकर के 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो छोटा डेट भी देखिए याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इनमें से दोनों आपको 1932 का ही पूछा, लेकिन आपको 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत हुआ, और पूना समझौता जो हुआ था आपको पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, लेकिन 24 सितंबर को हुआ था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। कौन सा आपको जैन साधु था जिसको आपको जगत गुरु के नाम से उपाधि दिया था अकबर ने, तो हरिविजय सूरी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, हरिविजय सूरी को। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु एवं जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई। 1582 में अकबर जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्यों के संपर्क में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने हूण शासक के मिहिरकुल को पराजित किया था, यानी कि हराया था। कौन सा हूण शासक था जिसने मिहिरकुल को हराया था, पराजित किया था, तो यशोधर्मन आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 35 का आपको बी हो जाएगा। आपको चीनी यात्री देखिएगा वेनसांग तथा मंदसौर लेक के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त शासक नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्मन या यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है आपको 2300, याद रखिएगा डेट भी पूछ देता है कभी कभी, 2300 BC से 1700 या 1750 भी कभी कभी दे देता है, 1700 BC तक पूछता है आपको। देखिएगा इसमें भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल पूछ देता है कभी कभी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा कौन से शिलालेख में की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगा। प्रथम शिलालेख में आपको जो है कि पशु बलि की निंदा की गई है। छठा आपको शिलालेख का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सारे शिलालेख का आपको विशेषता याद रखना है आप लोगों कि कोई भी शिलालेख एग्जाम में देखिएगा प्रश्न में पूछ देता है। ठीक है, छठा शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा इसमें से संबंधित है, शिक्षा दी गई है इसमें। दूसरे शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरे में। पांचवें में आपको क्या है, किसका किया गया है, तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यूएसए में स्थित है। कहाँ, यूएसए अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
कौन सी झील है जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुलिकट झील। ठीक है, ये आपको जो कि पुलिकट झील जो है आपको ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु याद रखिएगा, तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु देखिए मैंने लिखा हुई है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, पुलिकट झील। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो ब्राज़ील यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिएगा कजाकिस्तान, आर्मेनिया, मंगोलिया ये तीनों जो है कि भू आवेष्टित देश है। देखिएगा भू आवेष्टित देश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चारों तरफ से ये किसी देश से ही जुड़ा होना। कोई भी देश जो है कि उसके चारों तरफ देश ही हो, यानी कि लैंड हो, ज़मीन से ही आपको वो सटा हुआ देश हो, वो पानी से टच ना करता हो, तो आपको भू आवेष्टित देश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ब्राज़ील जो है कि आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल, तो ये आपको पालनी पहाड़ी की जो आपको पर्वत जो है उसी की श्रृंखला पर स्थित है। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है कि दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी पर शहर है, उसी में स्थित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। यह आपको तमिलनाडु के आपको कोयम्बटूर जिला में पड़ता है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 841.849 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की जो रचना होती है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कौन से प्रोसेस से? 44 का ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि देखिएगा निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, ये तीनों के द्वारा होता है। तो एक से आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना की बात कह रहा है कि इसका दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे इसके साथ साथ कि 2022 में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है? उसका थीम है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये आपको इसका थीम था 2022 में जो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति, ध्यान देंगे 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपको राइट हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या हो जाएगा? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध कौन सी नदी पर? यह दामोदर नदी पर आपको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी, पंचेत बांध। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 50 नंबर के, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, कब? 1991 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे। 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा जो की गई थी तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पदार्थ चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ आपको क्या हो जाएगा? वो आपको प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे कि आपको कौन कौन सा इसमें आ जाएगा? जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल आदि, ये सबको प्रतिचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो
किस तरफ होती है? डी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है दिशा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला इकाई है, किसकी इकाई है टेस्ला? ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? जो एमआरआई मशीन होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इस मशीन में आपको किसका उपयोग होता है? 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय तरंग की। किसका? चुंबकीय तरंग की इसका उपयोग इसमें होता है। ये जो है कि आपको रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता जो कि सबसे अधिक किसकी होती है? 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है किसका? यूरेनियम, थोरियम, हीलियम या प्लूटोनियम। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हीलियम का। किसका? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर की कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? ध्यान दीजिएगा, 80% से अधिक तो आपको जल ही होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि मानव शरीर के अगर पूछता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी इकाई आपको सेल होती है, कोशिका, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका। सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मानव कोशिका की खोज जो हुई थी आपको 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने कोशिका की खोज की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? देखिएगा, पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है तो एक फफूंद से आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा कि पेनिसिलिन, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर कि पेनिसिलिन का उत्पादन जो संभव है एक फफूंद से आपको संभव होता है। पेनिसिलिन का उत्पादन फफूंद के द्वारा संभव है। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन की जो खोज है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। एक फफूंद पेनिसिलियम नोटेपम के रूप में किया गया था, ठीक है। पेनिसिलिन को हम लोग पीसीएन या पेन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है? काला, लाल, बैगनी या नारंगी। 59 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारंगी कलर का होता है। कैसे रंग का? नारंगी कलर का। वह जब आपको देखिएगा, जब वायुयान वगैरह जो दुर्घटना हो जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही पता चलता है कि आपको क्या कारण रहा होगा, ठीक है। इसी चलते इसका रंग आपको क्या होता है? नारंगी कलर का होता है। और जहाँ पर आपको ये सीट जहाँ पर बैठते हैं पायलट, उसको क्या कहा जाता है? कॉकपिट। नाम याद रखिएगा, कॉकपिट कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुराना ने, ठीक है। हरगोविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। 63 नंबर प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लाल रुधिर कणिका के द्वारा, यानी कि आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है तो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कण के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया कौन से प्रकार का रोग है? 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिक रोग है ये, ठीक है। जेनेटिक रोग कहलाता है कोई हीमोफीलिया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट के द्वारा कृत्रिम उपग्रह धरती से जो सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है तो किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर के अन्य क्रियाएं जैसे कि शरीर का आपको बाह्य तथा अंतः वातावरणों का उद्दीपन जो होता है उसकी संवेदी सूचनाएं, प्रासरणीय दाब होता है, ताप एवं हार्मोन्स की मात्राएं जो है कि ये आदि को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है, आपको प्लेनेट है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ये आपको शुक्र ग्रह यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान वित्तीय सूत्र नहीं हैं? कौन से युग्मों में भारतीय राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इनमें से तो बल एवं दाब यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बल एवं दाब। तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तूतिया या नीला तोता के नाम से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, COSO4 इंटू 5H2O। COSO4 इंटू 5H2O को जाना जाता है, यानी कि COSO4 यानी कि क्यूप्रिक सल्फेट है, ठीक है। ये नीला तोता का सूत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से किस रोग में पूछ रहा है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कम या प्रभावित आपको नहीं होती है? तो इन्फ्लुएंजा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। जैसे कि देखिएगा एड्स, हाइड्रोफोबिया, पोलियो इत्यादि प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है इम्यून सिस्टम उसमें प्रभावित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है कि एक श्वसन तंत्र प्रभावित रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है आपको श्वसन तंत्र प्रभावित रोग है ये इन्फ्लुएंजा से, ये आपको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में संबंधित हो जाता है, पोलियो, एड्स, हाइड्रोफोबिया ये सब। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन यानी कि प्रतिजन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है आपको? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ओ में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एंटीबॉडी अगर पूछ देगा कि किस में नहीं पाया जाता है तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ल एवं बेंडा हो जाएगा, बेंदा लिखा है, बेंडा भी देता है नाम, ठीक है। कार्ल एवं बेंडा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो ये भी जान लीजिए, इसका नाम भी अल्बर्ट वान कोलिकर ने आपको इसका खोज किया था, या अल्टमैन भी देता है कहीं कहीं, ठीक है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन नामकरण पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नामकरण क्या था जाकर के आपको कार्ल एवं बेंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 73 नंबर प्रश्न है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है कौन सी? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हम लोग गर्म करेंगे तो मीथेन गैस CH4 आपको उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, कौन सा अयस्क है इनमें से? तो देखिएगा बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये तीनों जो है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है। तो 20 से 120 दिन होता है आपको ये, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 120 दिन। तो दोस्तों आज का ये सेट अंतिम प्रश्न सेट था, आपको 15वां सेट हम लोग आज देख रहे थे प्लेटफॉर्म, ये माफ कीजिएगा एल्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 2 भी आ गया मार्केट में, उसका भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगा आप लोगों को सेट ये कंप्लीट करवा दूंगा एक एक दिन करके, तो उसका भी आप लोग देखने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट सेट हम लोग लेकर आएंगे SK झा सर का, ठीक है। SK झा सर को उनका भी आपको जो प्रश्न उसमें शामिल होता है काफ़ी अच्छे अच्छे, RBD पब्लिकेशन से वो भी प्रकाशित होता है, हम सभी उनका भी सारा बुक, तो काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह उसमें सम्मिलित होता है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस लगातार करवाता रहूँगा मैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, जय हिंद।